ओके, करंट अफेयर्स 19 से 21 दिसंबर तक का है। कुछ 14-15 क्वेश्चंस रहेंगे और 14-15 क्वेश्चन जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो वो लोग करंट अफेयर्स का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। इसमें आपका फीस 999 रुपए है और आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको चीजें याद कराने की जिम्मेदारी रहती है। चलिए पहले क्वेश्चन लेते हैं, टाइम नहीं कराएंगे। उग्र विरोध के बीच किस देश के ने राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है। मैं ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन बन चुका है। अभी का जो क्वेश्चन है उसका संदर्भ देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कहीं पर बहुत ज्यादा विरोध हुआ है और उस चक्कर में वहां पर इमरजेंसी लग गई है। ठीक है, वो कौन सा देश है? देश का नाम है पेरू। पेरू। अब पेरू कहां पर है? पेरू किस कॉन्टिनेंट में है ये आपको बताना है। ठीक है, अब हुआ क्या है, वहां पर पेरू की पहली महिला फीमेल प्रेसिडेंट डीना बोलरेट जो है वो बनी। अपने आप में सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि चूंकि पेरू के अंदर बड़ा विवाद चल रहा है तो सवाल आने की संभावना है। तो पेरू की पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो बनी वो डीना बोलरेट बनी है और इस वजह से जो इनके अपोजिशन के लोग हैं उनके समर्थकों ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया है। इस कारण से वहां पर इमरजेंसी लग गई है। तो चूंकि किसी भी देश का अगर फर्स्ट पूछा जाए, फर्स्ट फीमेल हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेरू को लेकर आगे कर, तो नहीं तो पेरू का संबंधित जुड़े हुए अगर करंट अफेयर्स में नहीं आ रहा है तो जीएस में जो भी पेरू से संबंधित कुछ भी होगा तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो अगर एग्जामिनर को पूछना होगा तो इससे पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है पेरू किस कॉन्टिनेंट में है, या वहां क्या कोई माउंटेन रेंज वगैरह हो, या कोई वहां का जानवर इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, लामा होता है। ठीक है, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। चलिए, किसने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया है? हॉकी विश्व कप। अब जब से पिछली बार इंडिया ने ओलंपिक में मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता था ओलंपिक में हॉकी के अंदर, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। उससे पहले से 7-8 साल से उड़ीसा गवर्नमेंट जो है उन्होंने हॉकी को बिल्कुल गोद दे रखा है। ठीक है, और उड़ीसा में ही 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में आपका हॉकी वर्ल्ड कप होगा, उड़ीसा के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर होगा। और इस ट्रॉफी का जो अनावरण है हमारे जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने किया है। ठीक है, तो हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है और पिछले हम कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हॉकी का काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने लगा है। और बहुत बड़ा उदाहरण है जब कोई राज्य किसी स्पोर्ट्स को गोद ले लेता है। गोद लेने का मतलब है कि पूरा उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, तो बहुत फायदा होता है। तो उड़ीसा ने पिछले 10 साल से नवीन पटनायक जो सीएम हैं उड़ीसा के, उनकी देखरेख में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और यहां तक कि उड़ीसा जो है वो ब्रांड एम्बेसडर टी शर्ट में भी उड़ीसा आपको दिखाई देगा जो हॉकी के प्लेयर्स थे। तो एक तरह का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। अगर इस तरह से सभी राज्य कोई एक स्पोर्ट्स को एक गोद ले लें तो हमारा स्पोर्ट्स का तो मसला ही हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी सरकार कौन से स्पोर्ट्स को गोद ले जो आप चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। वैसे तो मुझे नहीं पता कि योगी जी क्या किसको लेंगे, लेकिन आप क्या चाहते हो वो लिख देना, कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो गोद दिया जाए। तीसरा सवाल, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वे करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? नासा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा ने अपना एक सैटेलाइट भेजा है। नासा ने अपना एक सैटेलाइट भेजा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 2-3 सवाल इसमें से बनेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला सवाल तो नासा ही है। नासा ने एक सैटेलाइट भेजा है जिसका नाम है स्वाट, सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोलॉजी। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोलॉजी एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको एलन मस्क के रॉकेट फैल्कन 9 से भेजा गया है। ठीक है, एलन मस्क का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, उसी के अब नासा लगातार जो है वो फैल्कन 9 को यूज कर रहा है, यानी कि जो एलन मस्क है उसके स्पेस क्राफ्ट स्पेस एक्स कंपनी का नाम है, उसको यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है ये आप बता दो मुझे आप, क्यों नासा यूज कर रहा है? नासा के पास अपना भी स्पेस क्राफ्ट है, रॉकेट है। ठीक है, दो चीजें होती है, एक रॉकेट होता है और एक होता है स्पेस क्राफ्ट। ये होता है रॉकेट यूज कर रहे हैं एलन मस्क वाला स्पेस क्राफ्ट की कंपनी का। ठीक है, और ये सैटेलाइट तो अपने ही बनाया हुआ उन्होंने। तो ऐसा नासा जो कर रहा है, क्यों उस कंपनी का यूज कर रहा है, मैं आपको बता चुका हूं करंट अफेयर्स के अंदर, आपको बताना है। देखता हूं कि आपको याद है कि नहीं है।
और दूसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इंडिया का कौन सा स्टार्टअप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का स्पेस स्टार्टअप कौन सा है? स्पेस स्टार्टअप आपने जोमेटो तो सुने ही होंगे, स्विगी जोमेटो तो खाना पीने वाला है, लेकिन अब इंडिया वाले स्टार्टअप अब कर रहे हैं स्पेस के अंदर। कंपनी का नाम बताना है आपको, क्योंकि उसने अभी एक विक्रम एस नाम का रॉकेट जो है उसका सफल टेस्टिंग की है। कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल देखते हैं। तो यहां पे सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी है, ये क्या करेगा, ये पूरा पृथ्वी पे जितने भी वाटर पानी का है उसका सर्वे कर रहा है। ठीक है, पानी कहां पर है कहां पे नहीं है, तो नियरली ऑल वाटर ऑन अर्थ जितना भी पानी अवेलेबल है, चाहे वो कहीं पर लेक्स के रूप में, रिवर्स के रूप में, रिजर्वायर के रूप में या ओशन के रूप में हो, पूरा पानी दिखा जा रहा है। और पानी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। पानी समझ लो कि अब ऐसा हो गया कि बड़ा विवाद करने जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सरप्राइजिंग सवाल आएगा इसके अंदर। नासा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा स्वाट जो है, जो एक, ठीक है, उसको किसने किसने मिलकर बनाया है? तो नासा तो एक पार्टी है, दो और लोग हैं, कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए और यूनाइटेड किंगडम का स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर स्वाट बनाया है। तो तीन एजेंसीज मिलकर बनाती हैं, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम, तीन लोग मिलकर बनाते हैं स्वाट को, जो कि पानी ढूंढ रहा है। और पहला मिशन नहीं है, पहला मिशन है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। किस प्रदेश के रक्त से कॉर्पोरेट खुबानी को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग, जियोलॉजिकल इंडिकेटर, यानी कि ये जो चीज है सिर्फ वहीं पर मिलेगी, उस जगह की खासियत, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो इस खुबानी नाम सुना आपने? ये खुबानी होता है, खाने की चीज बड़ी टेस्टी होती है, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये है लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर इसको खुबानी को मिल रहा है आपको। ठीक है, सवाल आएगा, किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण कराने की घोषणा की है? लंपी, पहले समझते लंपी होता क्या है। अब इस गाय की फोटो देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो निशान, ये लंपी वायरस की वजह से हुआ है। और लंपी वायरस जो है, लंपी एक त्वचा रोग है, लंपी अपने आप एक वायरस है। सवाल पूछ लेगा लंपी क्या चीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है? तो ये वायरल डिजीज है, वायरस से बना हुआ है ये। ठीक है, आपका साइंस में जीएस से सवाल आता है, बीमारी पूछ लेंगे वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो लंपी एक वायरस डिजीज है। और इसने गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर बहुत सारे जानवर इसकी वजह से मारे गए हैं, मरे हैं। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के अंदर। इस कारण से इस साल भारत का जो दूध का प्रोडक्शन है या डेयरी प्रोडक्शन है वो कम हो गया, क्योंकि लंपी वायरस की वजह से जानवर बीमार हो गए। ठीक है, तो इंडिया का, और इसी कारण से सरकार जो है अपना जो ग्रोथ एस्टिमेशन बोल रहा है कि हिंदुस्तान कितना बढ़ेगा, तो उसके अंदर कटौती हो गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनिमल हस्बेंड्री में ही जानवर आता है, क्योंकि वायरस आ गया, इस कारण से दिक्कत आ रही है। तो उड़ीसा सरकार ने बोला है कि हम सभी जानवरों को निःशुल्क टीकाकरण करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। वैक्सीनेशन के ऊपर एक और भी योजना है, वैक्सीनेशन बच्चों का लगता है, उस योजना का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैक्सीनेशन, बीमारी से बचने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका के अंदर होमोसेक्सुअल जो मैरिजेस हैं वो अलाउ हो चुकी हैं, लीगल हो चुकी हैं, और अमेरिका ने सपोर्ट कर दिया, यानी कि अमेरिका ने इसका कानून बना दिया कि ठीक है, लीगल है ये। ठीक है, लोकसभा ने किस राज्य में हाटी समुदाय, हाटी समुदाय को एसटी में लिस्ट में जोड़ने का विधेयक को मंजूरी दी है? यानी हाटी समुदाय जो है, ये हाटी वाले हैं, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। ठीक है, तो ये कहां की है? ये हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है, इसको लिस्ट में जोड़ दिया। अब ये हाटी वाले जो समुदाय के लोग हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब में आएंगे, और एसटी में आने के कारण जो भी जॉब में या एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी रिजर्वेशन होता है वो इनको मिलेगा। सवाल ये है कि कोई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, इसका फैसला कौन करता है? ये आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे मुझे। फीफा 2022 वर्ल्ड कप किस टीम जीता है? तो अर्जेंटीना ने फीफा 2022 का वर्ल्ड कप जीता, जो कि कतर में हुआ। फाइनल में उन्होंने फ्रांस को हराया, बहुत जबरदस्त मैच हुआ था, पेनल्टी शूटआउट के अंदर जाकर अर्जेंटीना जीत गई। ठीक है, आपने किस टीम को सपोर्ट किया था?
देखा था कि नहीं देखा था ये बताओ, और किस टीम का सपोर्ट किया? भाई मेरी फेवरेट टीम जीत गई, मैं बड़ा खुश हो गया इस मामले में। ठीक है, चलिए, किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है? ब्लाइंड का वर्ल्ड कप है जो कि हिंदुस्तान के अंदर हुआ। पहले कहां हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, आई थिंक बेंगलुरु में, हाँ चिन्नास्वामी बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर हुआ, बेंगलुरु के अंदर, और ये भारत ने जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, अंग्रेजी में पढ़ते हैं IHRC, इसका अंग्रेजी फुल फॉर्म होता है इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमिटी। इनका 63rd सत्र कहां हुआ है? ये लगभग हर साल मीटिंग करते हैं, जो भी इस तरह के हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं इनको पढ़ते हैं, इनको स्टडी करते हैं। अभिलेखों के बारे में आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हो, अशोक के अभिलेख, बाकी अभिलेख पढ़ते हो, तो वो सब अभिलेखों वाला ही है। तो लखनऊ में इनकी मीटिंग हुई है इसके अंदर। ठीक है, दी लाइट वी कैरी, ये देखो लिखा भी है, दी लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा की वाइफ है, उन्होंने किताब लिखी है द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा लिखी है। और हमेशा जो बड़े लोग होते हैं वो मोटिवेशनल किताबें लिखना पसंद करते हैं, तो इस तरह की लगता है कि मोटिवेशनल किताब ही होगी, पढ़ी नहीं है लेकिन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लियो वराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं? लियो वराडकर वो इंडियन हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो वराडकर जो हैं ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि लियो वराडकर जो है, ये इनके फादर जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, मम्मी आयरलैंड की हैं। 1960 में आकर पापा जी वहां बस गए, जाके वहीं पे इनकी मम्मी की शादी की, डॉक्टर थे, वहीं बस गए, और फिर लियो वराडकर हुए जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में है, और अब बन गए हैं वहां के प्रधानमंत्री आयरलैंड में। आयरलैंड कहां पर है? यूके के, इंग्लैंड के पास आयरलैंड है। ठीक है, अच्छा, ये दूसरी बार बने। अब इनको मिला लें तो इस समय यूरोप के अंदर 3 ऐसे देश हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो या तो राष्ट्रपति हैं या तो प्रधानमंत्री हैं। अब वो 3 देश कौन से हैं? पहले तो आपके लिए वराडकरी हो गए आयरलैंड के, दूसरे अपने ऋषि सुनक साहब जो ताजे ताजे बने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पुर्तगाल के एंटोनियो कोस्टा, ये गोवा में रहते थे, उसके बाद पुर्तगाल में इनका हो गया। अब चूंकि गोवा में कब्जा पुर्तगालियों का था, तो एक सवाल हिस्ट्री का आता है, मैं पूछता हूं आपको कि किस जर्नल ने अपनी पुर्तगाली जर्नल ने किसने कहा था कि भाई पुर्तगाली सेना से कि एक तो तुम्हारी फैमिली पुर्तगाल में है, बट चूंकि तुम हर बार नहीं जा पाओगे अपने देश, तो गोवा के लोगों से शादी कर लो और यहां की अपनी पॉपुलेशन, पुर्तगाली पॉपुलेशन बढ़ाओ। ठीक है, ये एक सवाल टेस्ट का है। ठीक है, और जो आपसे बच्चे पैदा होंगे वो पुर्तगाली सेना में भर्ती हो जाएंगे, हमें चीप लेबर मिलेगा हम लोगों को। तो कौन सा जर्नल इसने कहा था कि अपने पुर्तगाली सेना से कि जाके शादी कर लो गोवा के लोगों से? और बहुत ज्यादा शादियां हुई हैं, बहुत ज्यादा उनके बच्चे आए, तो कहीं ना कहीं एंटोनियो कोस्टा जो है उसी डिसेंडेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और गोवा जो है वो कब भारत का हिस्सा बना? 1961, आजाद हुआ 47 में देश, 61 में पुर्तगाल भारत हिस्सा बना, क्योंकि पुर्तगाल पुर्तगालियों के हाथ में था, सॉरी पुर्तगाल नहीं, गोवा पुर्तगालियों के हाथ में था। ठीक है, और बाकी देश ब्रिटेन के हाथ में था। और एक और जगह है, किसी और का कब्जा था, किसका कब्जा था? चंद्रनगर पे किसका कब्जा था बताना है आपको। ठीक है, और वो चंद्रनगर है कहां पे, आप बताइएगा मुझे। टेस्ट, आज बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट है। किसने मिसेस वर्ल्ड नॉट मिस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड 2022 जीता है? जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल ने, एक टीचर है, मॉडर्न है, उन्होंने मिसेस वर्ल्ड कंपटीशन जीता है, सरगम कौशल। ठीक है, लगभग 21-22 साल के बाद जीता है, 19 साल के बाद ऐसे जीता। पिछली अदिति गोवास्कर हुआ करती, महाराष्ट्र की डॉक्टर थी, वो जीती थी, उसके बाद ही जीती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक पत्र रिसर्च पेपर्स के प्रकाशन में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो चीन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए इसको, मैं कुछ कनेक्ट करूंगा। जो रिसर्च पेपर होता है, पीएचडी की थीसिस होती हैं, जो जर्नल्स में पेपर छपते हैं, उनमें चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, नंबर 1 पे आ गया है। इंडिया कौन से नंबर पे है? इंडिया तीसरे नंबर पे है।
इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है। 2010 में इंडिया 7वें नंबर पे था, अब तीसरे नंबर पे है, यानी कि इंडिया ने सुधार किया है, बट ये सुधार सफिशिएंट नहीं है। रिसर्च पेपर का मतलब क्या होता है? जितने ज्यादा रिसर्च पेपर आप दिखाते हैं ये इंडिकेट करता है कि आपके देश में एजुकेशन की हालत क्या है, आपके देश में रिसर्च पे कितना काम किया जाता है। हम प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, बीटेक कर लेंगे, एमसीए कर लेंगे, 10-12 कर लिया या फटाफट काम कर लेते हैं, रिसर्च करना कोई पसंद नहीं करता। और जब तक आपके यहां पर रिसर्च नहीं हो रही है तो जो आप इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है या किसी फील्ड में काम करना वो ज्यादा तवज्जो नहीं रहती है। आईआईटीज बहुत अच्छे हैं बट आईआईटीज रिसर्च नहीं करते, बहुत अच्छे हैं इसलिए इंजीनियर बहुत अच्छे हैं बट रिसर्च में कमजोर है। ठीक है, अगर रिसर्च में देखा जाए तो आईएससी बैंगलोर, इंडियन साइंस, इंडियन क्या आईएससी, हाँ ठीक है, इंडियन साइंस नाम भूल गया इसका, आईएससी बैंगलोर होता है ना, आईएससी। और टाटा का है टीआईएफए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहां पे रिसर्च बहुत होता है। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आईआईटीज जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि यहां पर बीटेक अच्छी मानी जाती है भाई, आईआईटी की एमटेक भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, बीटेक कर लिया, अब बीटेक करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी सिर्फ आपको, इसलिए आपके जो इंजीनियर्स हैं वो नौकरी कर रहे हैं। साइंटिस्ट उतने अच्छे नहीं है, उतने ज्यादा आईआईटीएंस नोबेल नहीं जीत रहा। ठीक है, तो चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए चाइना की यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया से बहुत बेहतर हो रखी हैं। जो भी इंडेक्स आता है उसमें इंडिया से बेहतर परफॉर्म करती हैं। किस राज्य ने स्टूडेंट्स को पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की है? तो फ्रेंड्स ऑफ द लाइब्रेरी योजना जो है वो तमिलनाडु सरकार ने की है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन नहीं, उससे पहले किसने पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? पेटा इंडिया, पेटा हो ना, जानवरों वाला, जानवरों का संरक्षण करने वाला। ठीक है, तो पेटा इंडिया को सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। जानवरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन पेटा जो है वो बहुत काम करती है, तो सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ईयर का अवार्ड दिया। काफी काम किया होगा, सपोर्ट किया होगा कि नॉन वेज मत खाओ, जानवरों की रक्षा करो, क्रूएल्टी मत दिखाओ, इस तरह की जो अच्छी बातें होती हैं। तो जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो पेटा को ज्वाइन कर लेती हैं। अंतिम क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता है? अब हमने ये तो पढ़ लिया था कि भाई अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, फ्रांस वर्ल्ड कप में हार गई, लेकिन 3-4 अवार्ड भी मिले हैं। अवार्ड्स जैसे मैन ऑफ द मैच होता है, मैन ऑफ द सीरीज होता है, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, लेकिन फुटबॉल ऐसा नहीं होता। फुटबॉल में जो मिलते हैं वो अवार्ड मिलते हैं गोल्डन बॉल के नाम पे। ये 4 लोगों को मिला हुआ है, इन 4 महापुरुषों के नाम सुन लेते हैं हम लोग, कहां से आएगा इसको इस तरह पढ़ लेते हैं। देखिए, गोल्डन बूट जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा गोल करता है उसे बोलता है गोल्डन बूट। तो आप ये गोल्डन बूट देख रहे हो आप, ठीक है। तो गोल्डन बूट जो है कैले मैकबापे जो है, उन्हें 8 गोल किए हैं और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर रहे। मैकबापे जो फ्रांस के हैं, ठीक है, तो वो उनको मिल गया गोल्डन बूट। गोल्डन बॉल जो मिलती है वो बेस्ट प्लेयर को मिलती है, वो मिला है मेसी को। 7 गोल किए, 3 असिस्ट किए। असिस्ट मतलब गोल करने में हेल्प कर देना। गोल्डन यहां पे शू नहीं होगा, गोल्डन ग्लव होगा, गोल्डन ग्लव हाथ। तो गोल्डन ग्लव जो है वो अर्जेंटीना के ही जो ये गोलकीपर है इनको है, इनका नाम है इमिलियानो मार्टिनेज। इमिलियानो मार्टिनेज, देखिए हाथ देखिए गोल्डन ग्लव बना हुआ है, तो ठीक है। और जो नया उभरता खिलाड़ी कौन होगा, वो भी अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, उनका नाम है एंजो फर्नांडिस। एंजो फर्नांडिस। तो सब ये आपको 4 अवार्ड्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड कप किसने जीता है, ऐसा बेसिक सवाल पूछ लें आपसे, ये सब डिटेल में पूछ सकते हैं। पीसीएस का है भाई, थोड़ी इज्जत रख लो पीसीएस के लिए। खत्म करने से पहले जो लोग इनकी तैयारी ठीक चल नहीं रही है, बड़ी दुविधा में है, उनके लिए है 150 दिन का क्रैश कोर्स हम यूपी पीसीएस का दे रहे हैं। बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आपको वीडियोस पीडीएफ टेस्ट के माध्यम से पूरा पीसीएस प्री की तैयारी कराई जाएगी। 2,999 रुपए की फीस है। आप 9919521555 पे कॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और जिसको सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो भी कर सकते हैं। मात्र 1500 रुपए के अंदर 150 टेस्ट आपको मिलेंगे, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा टेस्टों के माध्यम से। तो उसके लिए भी आप 9919521555 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।